नमस्कार दोस्तों, आज का शीर्षक है हिंदी उपन्यास चट्टानों में आग। यह उपन्यास बेहद ही दिलचस्प और सस्पेंस रोमांच से भरा है। जो लोग उपन्यास पढ़ने और सुनने के दीवाने हैं उनके लिए बेहतरीन सीरीज है। चट्टानों में आग का किस्सा एक ऐसे मिलिट्री अफसर के इर्द गिर्द घूमता है जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का पता जान जाता है। जाहिर है ऐसे गिरोह के दो ही वसूल होते हैं, या तो ऐसे आदमी को अपने गिरोह में शामिल कर लो या फिर उसे दूसरी दुनिया की तरफ रवाना कर दो। चूँकि कर्नल जरगाम उस गिरोह में शामिल नहीं होता, इसलिए वर्षों बाद उसे धमकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। वह जानता है कि जो धमकियां दे रहे हैं वे किसी भी निचता पर उतर सकते हैं। ऐसी हालात में वह परेशान होकर कैप्टन फैयाज को मदद के लिए लिखता है और फैयाज इमरान को कर्नल जरगाम की मदद के लिए भेज देता है। कर्नल जरगाम के साथ उसकी बेटी सोफिया और दो भतीजे आरिफ और अनवर भी हैं, जो इमरान को देखकर यह समझ नहीं पाते कि वह कैसे उनकी मदद करेगा, क्योंकि उसकी हरकतें बेवकूफ़ाना हैं। लेकिन आखिर में असली मुजरिम इन्हीं बेवकूफ़ाना हरकतों के जाल में फंस जाते हैं और नशीली दवाइयाँ बेचने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश होता है। इस उपन्यास की सबसे बड़ी खूबी यही है कि जगह जगह इब्ने सफ़ी ने इमरान के माध्यम से बहुत दिलचस्प प्रसंग रचे हैं और उन्हें पढ़ते हुए पाठक बेसाख्ता हंसने को मजबूर हो जाते हैं। एक छोटा सा हिस्सा नमूने के तौर पर यहाँ पेश है। पूरी ट्रेन में सिर्फ 3 आदमी उतरे, 2 बूढ़े देहाती और एक जवान आदमी जिसके जिस्म पर खाकी गैबर्डीन का सूट था। बाएं कंधे पर गिलाफ में बंद की हुई बंदूक लटक रही थी और दाहिने हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस था। ज़्यादा मुमकिन यही था कि इसी आदमी के लिए अनवर और आरिफ यहाँ आए थे। वे दोनों उसकी तरफ बढ़े। क्या आपको कैप्टन फैयाज ने भेजा है? अनवर ने उनसे पूछा। अगर मैं खुद ही न आना चाहता तो उसके फरिश्ते भी नहीं भेज सकते थे, मुसाफिर ने मुस्कुराकर कहा। जी हाँ, ठीक है, अनवर जल्दी से बोला। क्या ठीक है? मुसाफिर पलकें झपकाने लगा। अनवर बौखला गया। वही जो आप कह रहे हैं। ओ, मुसाफिर ने इस तरह कहा जैसे वह पहले कुछ और समझा हो। आरिफ और अनवर ने अर्थपूर्ण नज़रों से एक दूसरे को देखा। हम आपको लेने के लिए आए हैं, आरिफ ने कहा। तो ले चलिए ना, मुसाफिर ने सूटकेस प्लेटफॉर्म पर रख कर उस पर बैठते हुए कहा। अनवर ने कुली को आवाज़ दी। क्या? मुसाफिर ने हैरत से कहा। यह एक कुली मुझे सूटकेस समेत उठा सकेगा? पहले दोनों बौखलाए, फिर हंसने लगे। यह था उपन्यास का एक छोटा सा ट्रेलर। अब पन्ना पलटिए और पूरे किस्से का मज़ा लीजिए। आशा है यह उपन्यास आपको पसंद आएगा। कर्नल जरगाम बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। वह अधेड़ उम्र का मजबूत शरीर वाला रौबदार आदमी था। मूछें घनी और नीचे की तरफ को थी। बार बार अपने कंधों को इस तरह हिलाता था जैसे उसे डर हो कि उसका कोट कंधों से लुढ़क कर नीचे आ जाएगा। यही उसकी बहुत पुरानी आदत थी। वह कम से कम हर 2 मिनट के बाद अपने कंधे को जरूर हिलाता था। उसने दीवार में लगी हुई घड़ी पर फिक्र भरी नज़रें डाली और फिर खिड़की के पास खड़ा हो गया। तीसरे हफ्ते का चांद दूर की पहाड़ियों के पीछे से उभर रहा था।
मौसम भी खुशगवार था और फिजा बेहद दिलकश, मगर कर्नल जरगाम की बेचैनी, वह इन दोनों में से किसी से भी आनंद नहीं उठा सकता था। अचानक किसी आहट पर चौंक कर वह मुड़ा। दरवाजे में उसकी जवान लड़की सोफिया खड़ी थी। ओ डैडी, 10 बज गए। लेकिन हाँ जरगाम कुछ सोचता हुआ बोला, शायद गाड़ी लेट है। वह खिड़की के बाहर देखने लगा। सोफिया आगे बढ़ी और उसने उसके कंधे पर हाथ रख दिया, लेकिन कर्नल जरगाम वैसे ही बाहर की ही देखता रहा। आप इतने परेशान क्यों हैं? सोफिया आहिस्ता से बोली। ओफो, कर्नल जरगाम मुड़ कर बोला, मैं कहता हूँ कि आखिर तुम्हारी नज़रों में इन वाक़यात की कोई अहमियत क्यों नहीं? मैंने यह कभी नहीं कहा, सोफिया बोली। मेरा मतलब तो सिर्फ यह है कि बहुत ज़्यादा फिक्र करके जेहन को थकाने से क्या फ़ायदा। अब मैं इसका क्या करूं? हर पल मेरी उलझनें बढ़ाती ही जाती है। क्या कोई नई बात है? सोफिया के लहजे में हैरानी थी। क्या तुमने कैप्टन फैयाज का तार नहीं पढ़ा है? और मैं इस वक्त उसी के बारे में गुफ्तगू करने आई हूँ तो तुम भी उसकी वजह से उलझन में पड़ गई हो। जी हाँ, आखिर इसका क्या मतलब है? उन्होंने लिखा है कि एक ऐसा आदमी भेज रहा हूँ जिससे आप लोग तंग न आ गए तो काफ़ी फ़ायदा उठा सकेंगे। मैं कहती हूँ ऐसा आदमी भेजा ही क्यों जिससे हम तंग आ जाएं, और फिर वह कोई सरकारी आदमी भी नहीं है। बस यही चीज़ मुझे भी उलझन में डाले हुए है। कर्नल ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, आखिर वो किस किस्म का आदमी है? हम तंग क्यों आ जाएंगे? उन्होंने अपने ही महकमे का कोई आदमी क्यों नहीं भेजा? सोफिया ने कहा, भेजना चाहता तो भेज ही सकता था, लेकिन फैयाज बड़ा वसूल का पक्का आदमी है। एक प्राइवेट मामले के लिए उसने सरकारी आदमी भेजना मुनासिब नहीं समझा होगा। दोस्तों, भाग 1 समाप्त हुआ। आगे की कहानी भाग 2 में सुनेंगे। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन उपन्यास लाते रहेंगे। धन्यवाद।